दोस्तों, हमारे चैनल की एक बिल्कुल नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पुष्पा द रूल। तो दोस्तों, पुष्पा 2 मूवी को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और आप सबको इस मूवी की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं ताकि आप सब भी घर बैठे इस पूरी मूवी को एंजॉय कर सकें। तो इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके। और कमेंट्स में पुष्पा लिख दीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको मूवी की स्टोरी पसंद आई है या नहीं। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जापान देश का योकोहामा हवा पोर्ट दिखाया जाता है और हम यह देखते हैं कि इस योकोहामा पोर्ट पर कई सारे आदमी शिप से कंटेनर्स उतार रहे होते हैं, लेकिन तभी क्रेन से एक कंटेनर नीचे गिर जाता है और इसीलिए जैसे ही नीचे गिरता है वह खुल जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर लाल चंदन भरा हुआ है और उसे देखकर लोग अपने बॉस को बुलाते हैं और जब उनका बॉस वहां पर आता है तब उसे लाल चंदन को देखकर कहता कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाल चंदन इसकी परमिशन के बिना यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जो उसके साथ आदमी होते हैं वो उनसे उस कंटेनर की तलाशी लेने के लिए कहता है, जिसके बाद ही जैसे वो लोग बाहर जाते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि उस कंटेनर के अंदर एक इंसान भी है और जब वह आदमी बाहर आता है तब हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पुष्पराज है। लेकिन पुष्पों को देखकर वह सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में पुष्पा भी हो सबको मरता है। लेकिन फाइट के दौरान वो सभी लोग पुष्पा से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है और वह यहाँ पर क्यों है। ये सुनकर पुष्पा भी उन सबको कहता है कि उसका नाम पुष्पा है, वह यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने आया है। पुष्पा कहता है कि इंडिया से उसका लाल चंदन यहाँ पर तो आता है पर लाल चंदन लेने वाले उसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं और पुष्पा अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता, इसीलिए वह यहाँ पर अपने पैसे लेने आया है। पर इसी फाइट के बीच हम यह देखते हैं कि उनमें से एक आदमी पुष्पा पर गोली चलाता है और वह गोली सीधा पुष्पा के बाएं कंधे पर लगती है, जिस वजह से पुष्पा सीधा समुद्र में गिर जाता है। लेकिन पानी में गिरने के बाद ही पुष्पा को कुछ मेमोरी आती है और वह यहीं पर अपनी बीती स्टोरी याद करता है। अब इसके बाद ही जैसी स्टोरी स्टार्ट होती है वैसी हम देखते हैं कि स्टोरी सीधा वहीं से शुरू होती है जहां पर पुष्पा 1 खत्म हुई थी और इसीलिए इस पर हमें देखते हैं कि पुष्पा शादी कर चुका है, वो सिंडिकेट का लीडर बन गया, सिंडिकेट को रोल कर रहा है, उसका लाल चंदन का बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं और एमएलए जिसने कि उसे सिंडिकेट का लीडर बनाया था उससे भी उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि पुष्पा के लिए जो मजदूर काम करते हैं वह सभी पुष्पा के लिए काम करके बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि पुष्पा न सिर्फ उन्हें अच्छे पैसे देता है बल्कि वह उनका भी ध्यान रखता है। अब इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि पुष्पा के सारे मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाते हैं। यहीं पर हमें नोटिस करते हैं कि यहाँ पर ये सारे मजदूरों में डीएसपी शेखावत भी होता है, जो कि एक मजदूर का भेष लेकर उन सब के बीच में घुस जाता है और फिर इसके बाद वो भी लाल चंदन काटने के लिए सीधे जंगल में जाता है और सारे मजदूर के साथ लाल चंदन काटने लगता है। लेकिन फिर कुछ देर बाद ही हमें देखते हैं कि उन सभी को वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं, जिसके बाद एएसपी शेखावत अपने असली रूप में आ जाता है और बंदूक निकालकर सबको बता देता है कि वह एएसपी शेखावत है। फिर शेखावत उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है और सभी को पुलिस स्टेशन के सेल में बंद कर देता है। लेकिन अब ये बात जैसी पुष्पा को पता लगती है वैसे पुष्पा अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ियां निकालता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। इस टाइम पर एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन से बाहर होता है और इसीलिए पुष्पा पुलिस स्टेशन के अंदर आते सीधे इंस्पेक्टर को देखता है और उसे अपने सारे आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन वह इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि एसपी शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से मना करा है और अगर वह या फिर पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस वाला एसपी शेखावत के खिलाफ जाता है तो फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पुष्पा जैसी है वो सब बात सुनता है तो उन सबसे कहता है कि सबके लिए वो बहुत सारे पैसे लेकर आया है जो तुम अपनी लाइफ में कभी नहीं कमा सकते और पुष्पा सबको उतने पैसे एक ही बार में दे देता है, जिसके बाद उस पुलिस स्टेशन के सारे पुलिस वाले पुष्पा के सामने हंसते हंसते अपना इस्तीफा दे देते हैं और बड़ी खुशी से पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं और साथ ही साथ जाने से पहले वह पुष्पा के भी सारे आदमी को छोड़ देते हैं, जिसके बाद पुष्पा अपने सारे आदमियों को छुड़ा कर ले आता है। और फिर जब कुछ देर बाद एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तब वह देखता है कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली है और न तो वहां पर मजदूर है और न ही पुलिस वाले। एसपी शेखावत को सच्चाई पता लगती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है और पुष्पा ने किस तरह से सारे पुलिस वालों को खरीदकर अपने आदमी को छुड़ा लिया है। ये जानकर शेखावत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन के अंदर हम पुष्पा को देखते हैं जो कि सीधा जाकर एमएलए से मिलता है। पुष्पा एमएलए की बहुत इज्जत करता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एमएलए ने पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बनाया था। यहाँ पर एमएलए पुष्पा से कहता है कि वह स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है क्योंकि अब कुछ टाइम बाद इलेक्शंस आने वाले जिसके लिए उनकी पार्टी की मीटिंग चल रही है। लेकिन एमएलए पुष्पा से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा
यानी कि वो दोनों जाकर सीएम से मिलेंगे। अब इसके बाद पुष्पा अपने घर आता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वह सीएम से मिलने जा रहा है। और जैसे ही श्रीबल्ली जैसे इस बात को सुनती है, वैसी पुष्पा से कहती है कि जब सीएम से मिलेगा तब उसे सीएम के साथ एक फोटो खिंचवाने होगी, क्योंकि वह अपने पति पुष्पा और सीएम की फोटो को अपने घर में लगाना चाहती है ताकि वह लोगों को दिखा सके कि उसके पति पुष्पा की सीएम तक बातचीत है। और फिर पुष्पा अपनी पत्नी श्रीबली से कहता है कि वो वैसा करेगा और अपनी वाइफ के लिए सीएम के साथ फोटो भी खींचवाएगा। अब इसके बाद ही पुष्पा एमएलए के साथ सीधा सीएम से मिलने जाता है और वहां जाकर सीएम से बातचीत करता है। यहाँ पर जो सीएम होता वह एमएलए और पुष्पा दोनों से मिलता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम से फोटो खिंचवाने की बात कहता है तब सीएम पुष्पा को साफ मना कर देता है, और बल्कि वह पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती भी करता है और वह सीएम पुष्पा को पैर के जूतों से कंपेयर करता है। इन बातों को सुनकर एमएलए सीएम से कहता है कि असल में फोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की वाइफ ने किया है, इसलिए पुष्पा के साथ एक फोटो खिंचवा लीजिए। ये बात सुनकर सीएम और भी गुस्सा होता है और वह पुष्पा को नासमझ आदमी कहता है, जो कि अपनी बीवी की बात सुन रहा है। और फिर ये सारी बातें बोलकर सीएम एमएलए और पुष्पा दोनों को वहां से भेज देता है। अब इसके बाद ही हमें देखते हैं कि सीएम की बातें पुष्पा को बहुत ज्यादा हेट कर दिया था और उन बातों से पुष्पा को बहुत ज्यादा बुरा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर एमएलए पुष्पों को संभालता है, जिसके बाद पुष्पा एमएलए से सवाल पूछता है। पुष्पा एमएलए से कहता है कि क्या अगर कल को आप सीएम बनते हैं तो क्या मेरे साथ फोटो खिंचवाओगे? ये सुनकर एमएलए कहता है कि हाँ, जरूर फोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन असल में मैं सीएम नहीं बन सकता, मैं तो सिर्फ मामूली सा एमएलए हूँ। पर इस बात पर पुष्पा एमएलए से कहता है कि अब तो एमएलए साहब सीएम बनेंगे। यह बात सुनकर एमएलए चौंक जाता है और वह पुष्पा से कहता है कि ऐसा करने में कम से कम 100 करोड़ रुपए लगेंगे। लेकिन पुष्पा कहता है कि 100 नहीं, बल्कि वह 500 करोड़ खर्च करेगा। लेकिन अब तो वह एमएलए तुम ही सीएम बनोगे। और पुष्पा ऐसे इसीलिए कर रहा क्योंकि सीएम की बातें उसे ज्यादा बुरी नहीं लगी, लेकिन सीएम ने उसकी वाइफ के बारे में जो गलत बातें कहीं उसे पुष्पा को बहुत तकलीफ हुई है और इसीलिए वह सीएम को हटा देगा। अब इसके बाद ही एमएलए और सीएम जिस पार्टी से होते हैं पुष्पा उसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है और पुष्पा उसे 5 करोड़ रुपए देता है और प्रेसिडेंट के छोटे भाई से कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है। जिसके बाद ही हमें देखते हैं कि वो सीधे अपने बड़े भाई को फोन करता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उसे पुष्पा की बात करवाता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है उसका नाम है प्रताप रेड्डी, जिसे प्ले किया एक्टर जगपति बाबू ने। पुष्पा प्रताप रेड्डी से फोन पर बात करके उसे कहता है कि उसने उसके ऑफिस में तोहफा भेजा है। और फिर उसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफा आता है, जिस सोफे के अंदर 25 करोड़ रुपए होते हैं। और वह देकर पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि यह तोहफा उसने प्रताप के लिए भेजा ताकि वह खुशी खुशी एमएलए को सीएम बनने दें। जिसके बाद हम यह देखेंगे प्रताप रेड्डी इस बात के लिए मान जाता है और वह एमएलए को सीएम बनने के लिए खड़ा होने देता है। लेकिन अब यहाँ पर पुष्पा के लिए काफी बड़ी मुसीबत होती है और वो मुसीबत होती है फंड जमा करना, यानी कि पैसे और पैसों का इंतजाम करने के लिए पुष्पा एक बड़ी डील करने की सोचता है ताकि एक बड़ी डील करके पुष्पा के पास काफी पैसे आए और वो उन पैसों से एमएलए सिंह थापा को सीएम बना सकें। अब यहाँ पर सबसे पहले पुष्पा ही देखता है कि वह सिंडिकेट के जरिए जितना भी लाल चंदन इकट्ठा करता है वो उन सभी को मुरुगन को बेचता है और फिर मुरुगन ही रामेश्वरम के पोर्ट से होते हुए उसे इंटरनेशनल मार्केट को बेचता है। तो यहीं पर पुष्पा ये डिसाइड करता है कि वह मुरुगन को नहीं बेचकर सीधा खुद ही इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा, क्योंकि जो मुरुगन है वह पुष्पा को 1 टन लाल चंदन के बदले में 1.5 करोड़ देता है। और अगर पुष्पा इंटरनेशनल मार्केट को खुद ही बेचेगा तो वह उस पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। अब इसके लिए पुष्पा इस बारे में पता करता है, जिससे वह मालदीव जाकर मीटिंग करता है और वह एक ग्रुप से टन के बदले में 2.5 करोड़ रुपए लेगा। ये सुनकर वो ग्रुप मान जाता है, जिसके बाद ही वो ग्रुप पुष्पा से 2000 टन लाल चंदन की डीलिंग करता है, जिसकी कीमत पूरे 5000 करोड़ रुपए होती है। अब इसके बाद पुष्पा फिर से इंडिया आता है और वह सबसे पहले सिंडिकेट की मीटिंग रखता है और वह मीटिंग में सारे मेंबर्स को बताता है कि हम सबको बहुत ही बड़ी डील मिली है और इसीलिए अब उन सबको बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके बाद ही सिंडिकेट के सारे मेंबर्स पुष्पा से कहते हैं कि भी पुष्पा को ज्यादा से ज्यादा लाल चंदन लेंगे। कोई कहता है कि वह 50 टन करेगा, कोई कहता है 100 टन का, और इसके साथ ही साथ पुष्पा भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद ही पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहां पर सारे सिंडिकेट के मेंबर्स को अपने लाल चंदन इकट्ठा करना होता है। लेकिन जिस दिन सारे मेंबर्स को अपने लाल चंदन उस जगह इकट्ठा करना होता है उस दिन सब लोग अपना लाल चंदन इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो एक मेंबर होता है उसके पूरे काफिले को एसपी शेखावत पकड़ लेता है और न सिर्फ उसके सारे लाल चंदन को जला देता है बल्कि वह उसको भी जान से मार देता है ताकि एसपी शेखावत का खौफ सारे सिंडिकेट पर रहे और यह बात सीधा पुष्पा तक पहुंचे। फिर हम देखते हैं कि ऐसा होता भी है
हम देखते हैं कि सिंडिकेट के सारे मेंबर्स एसपी शेखावत से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और इसीलिए वो सीधा एमएलए से मिलते हैं और कहते हैं कि वह एसीपी शेखावत और पुष्पा के बीच की लड़ाई को खत्म करें ताकि वो लोग अपना बिजनेस आराम से कर सकें। अब इसके बाद ही एमएलए सीधा एसीपी शेखावत के ऑफिस आए और एसीपी शेखावत से पूछता है कि आखिरकार वह यह सब क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। यह सुनकर शेखावत एमएलए से कहता है कि उसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पुष्पा से। एक बार पुष्पा ने उसके कपड़े उतारकर बहुत बेइज्जती की थी और इसीलिए उसे पुष्पा से बदला चाहिए। इसीलिए वह चाहता है कि पुष्पा उसे सबके सामने माफी मांगे और अगर वो ऐसा कर देता है तो इस शेखावत सबको परेशान नहीं करेगा। अब यह सुनकर एमएलए सीधा पुष्पा के पास जाता है और वह पुष्पा को मना लेता है और पुष्पा से कहता है कि उसे बस एसीपी शेखावत को सॉरी बोलना है क्योंकि इसमें ही पूरे सिंडिकेट की भलाई है और पुष्पा को सिंडिकेट वालों के लिए ये करना होगा। अब इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है जिस पार्टी के अंदर सब लोग आते हैं, यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले, सिंडिकेट के सारे मेंबर्स और जो लोग सिंडिकेट से जुड़े हैं वो लोग भी। फिर यहाँ पर अपनी गाड़ी से पुष्पा भी आता है और वह यहाँ पर आकर एसीपी शेखावत को सॉरी बोलता है, जिसके बाद पुष्पा के मुंह से सॉरी सुनकर बहुत खुश होता है और वह खुशी के मारे झूमने लगता है। इधर पुष्पा सॉरी बोलकर से आने लगता है, लेकिन जब उसको अपनी कार वहां से काफी दूर जा रहा है तब वह यह फैसला करता है कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकता है और इसीलिए वो आज एसीपी शेखावत के सामने नहीं झुकेगा। ऐसे यही सोचकर पुष्प अपनी गाड़ी को मोड़कर और वापस फिर से उसी पार्टी में आ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एसीपी शेखावत अपनी गाड़ी में बैठा होता है, लेकिन तभी पुष्पा तेजी से अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिस वजह से शेखावत की गाड़ी टकराती है और सीधा पूल में गिर जाती है और उसके स्विमिंग पूल में गिरते ही पुष्पा पूल में पेशाब करने लगता है। इस पर जब एसीपी शेखावत जैसी सब देखता है वैसी वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन तभी पुष्पा इसी बीच से कहता है कि उससे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला है। वह पुष्पा है पुष्पराज, जो कि किसी के सामने झुकता नहीं और यह बोलने के साथ ही पुष्पा एसीपी शेखावत को चैलेंज भी देता है। वो इसी बीच गर्व से कहता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है और वो अगले सोमवार की सुबह उसकी डीलिंग करने के लिए जा रहा है और चेन्नई जाकर वहां से वह सीधा रामेश्वरम पोर्ट होते हैं इंटरनेशनल बार को बेच देगा और अगर शेखावत के अंदर दम है तो वो उसे रोक कर दिखा दें और फिर यह बोलकर वहां से चला जाता है। अब इसके आगे हमें देखते हैं कि एसीपी शेखावत पूरे शहर की सारे रोड्स को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा वहां से अपने माल को बाहर ना ले जा सके। लेकिन यहाँ पर शेखावत नोटिस करता है कि सड़क के बगल में जो नदी या उसका पानी है बहुत कम हो चुका है और इसीलिए वह समझ जाता है कि पुष्पा उसी नदी के जरिए अपने ट्रैक को निकालेगा। और कुछ देर बाद हमें भी पता लगता है कि एसीपी शेखावत बिल्कुल सही है क्योंकि पुष्पा ने सारे ट्रिक्स को नदी के जरिए भेजा है। आगे एसीपी शेखावत जल्दी से उन सारे ट्रक को पकड़ लेता है, लेकिन से कुछ देर बाद ही उसे पता लगता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दे दिया है और ऐसा इसीलिए क्योंकि शेखावत ने जो भी ट्रक पकड़े होते हैं उन सभी के अंदर पुष्पा ने मामूली लकड़ी रखी होती है, वह भी लाल पेंट करके, और इस तरह से शेखावत को चकमा देकर पुष्पा अपने लाल चंदन को इंडिया से बाहर निकाल लेता है और अपने इंटरनेशनल बार को बेच देता है। इधर शेखावत को जब यह पता लगता है कि वो सारे लकड़ी नकली है तब वह बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में आगा बबूला होकर वो सारी लकड़ियों को जला देता है। और हाँ दोस्तों, शेखावत इन सारे लकड़ियों को जिन गोदाम के अंदर जलाता है वहां पर वह खुद भी अपने आप को जलाकर खत्म कर लेता है और हमें ऐसा दिखाया तो जाता है कि उसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन दोस्तों, आपका क्या मानना है कि एसपी शेखावत अभी भी जिंदा है या नहीं? उसके आगे की बात करें तो अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा की डील होने के बाद उसके पास बहुत सारे पैसे आते हैं और इसीलिए वो इलेक्शंस के अंदर बड़े आराम से एमएलए सिंह थापा को सीएम बनवा देता है। एमएलए जैसे सीएम बनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है और इसीलिए वह सीधा पुष्पा के घर आता है और पुष्पा की पत्नी के साथ फोटो खींचवा है। अब इन सब के बाद ही हमें देखते हैं कि पुष्पा के गांव में फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए गांव के सारे लोग मंदिर जाते हैं, जहां पर पुष्पा, उसकी वाइफ और उसकी मदर भी आते हैं। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस करते हैं कि इसी फेस्टिवल के अंदर पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपनी फैमिली के साथ आते हैं। बट यहाँ पर पुष्पा की वाइफ अचानक से बेहोश हो जाती है और जब कुछ लेडीज पुष्पा की वाइफ हैंडल करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि असल में पुष्पा की वाइफ प्रेग्नेंट है और पुष्पा फादर बनने वाला है। पुष्पा को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन इसी फेस्टिवल के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और पुष्पा के बड़े भाई, जिसका नाम मोहन होता है, उसकी बेटी को छेड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी से उसके कपड़ों को खींचने लगते हैं। और इसीलिए जैसी पुष्पा नोटिस करता है वैसी ही सारे गुंडों को बहुत मारता है और खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू बोलती है। और हमने पूरी मूवी के अंदर ये भी नोटिस किया होता है कि पुष्पा के इस बड़े भाई की बेटी पुष्पा को हमेशा ही पुष्पा चाचा कहती है, लेकिन यहाँ पर जैसे उसका फादर आता है
यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई वैसे पुष्पा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वह अपनी बेटी को चाटा मरता है और पुष्पा से कहता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, हमारी फैमिली से नहीं जुड़ सकता है। यह बात सुनकर पुष्पा को बुरा लगता है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है। बस फिर उसके बाद ही पुष्पा का बड़ा भाई यानी कि मोहन उन सभी लोगों के सर के बाल कटवा देता है और उन सबको गधे पर बिठाकर घुमाता है, जिस वजह से उन सारे लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब इसके बाद यह दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद ही हमें नोटिस करते हैं कि वह सब जो लड़के पुष्पा ने पीटा था, वह सब अपना बदला निकालने के लिए पुष्पा के बड़े भाई की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। और क्योंकि पुष्पा के बड़े भाई ने उन सब के बाल कटवाकर गधे पर बिठाया था, अब उसको भी बाल कटवाकर गधे पर बिठाना है। इसीलिए वो लोग उसे फोन करके कहते हैं कि वह भी अब टीवी पर आएगा और लाइव टेलीकास्ट के बीच रोड पर अपने आप को टकला करेगा। यह बातें जानकर पुष्पा के बड़े भाई की जो वाइफ होती है यानी कि पुष्पा भाभी, वो सीधा पुष्पा के घर आती है और ये सारी बातें पुष्पा को बता देती हैं। पुष्पा को जैसी पता लगता है कि उसके भतीजे को किडनैप कर ले गए, वैसे ही पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह अपने लोगों को लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है और वहां पर खुद को लाइव टेलीकास्ट करते हुए सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वह चुपचाप उसकी भतीजे को वहीं पर छोड़ दे जहां से उसे उठाया, और अगर वे ऐसा नहीं करता है तो पुष्पा एक एक आदमी को चुन चुन के मारेगा। अब इसके बाद ही वह लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो सीधा पुष्पा को फोन करता है और वह पुष्पा से कहता है कि वो उसे एक एड्रेस दे रहा है जहां पर उसे आना है और अगर पुष्पा को उसे बचाना है तो वह पुष्पा को बचाने के लिए वहां पर अकेला आए। लेकिन इसी पर हम दूसरे साइड ये भी देखते हैं कि पुष्पा के इस लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के हेड प्रताप रेड्डी ने भी देखा है और इसीलिए यह देखकर वह सीधा एमएलए को बुलाता है जो कि अब सीएम बन चुका है एंड उसे अपने ऑफिस आने को कहता है कि आखिर यह पुष्पा क्या कर रहा है। जिस पर एमएलए या फिर यूं कहे सीएम उसको बताता कि असल में एक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ उसकी भतीजी को उठाकर ले गया और इसीलिए पुष्पा उसे मरने जा रहा है। मगर ये बात सुनते प्रताप रेड्डी सीतापा से कहता है कि असल में जो लड़का पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले गया है वो और कोई नहीं बल्कि उसके छोटे भाई का इकलौता बेटा है और अपने भतीजे से उसे भी बहुत प्यार है और इसीलिए वो जो चाहे वह कर सकता है। इसलिए प्रताप रेड्डी सीएम से कहता है कि वह पुष्पा को फोन करके कहा है कि वह ऐसा न करें और वह उसके भाई के बेटे से दूर रहें। यह बात सुनते से सीएम पुष्पा को फोन करता है और उसे सारी बातें बता रहा होता है, लेकिन पुष्पा ये बात ही मानता और वह फोन पर ही प्रताप रेड्डी को भी कई बातें सुना देता है। प्रताप रेड्डी से कहता है कि अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो आज वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर ये बोलने के बाद ही पुष्पा अपने हेलीकॉप्टर निकालता है और सीधा उसके बताए एड्रेस पर जाता है और यहाँ पर आने के बाद पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है। लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पर प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है यानी कि मरने वाले का पापा, और वह यहाँ पर आकर पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है जिस वजह से पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और फिर वो अपनी भतीजी को छोड़ाकर वहां से ले जाता है। अब इसके बाद ही उस लड़की के पिता होता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है और उसे पुष्पा की अच्छाई देकर शर्मा आ जाती है और इसीलिए वो फैसला करता है कि वह पुष्पा से माफी मांगेगा और उसे परिवार का दर्जा देगा। इसी वर्ष उसकी बेटी की शादी फिक्स होती है, इसीलिए वह जल्दी से शादी के कार्ड छपवाता है और वह कार्ड लेकर सीधे पुष्पा के घर जाता है और वहां पर पुष्पा की मदर को कार्ड देते हुए कहता है कि पुष्पा को और पूरे परिवार को उसकी बेटी की शादी में आना है क्योंकि शादी पर सारा परिवार एक साथ होता है। पुष्पा जब यह बात जानता है वह उसे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है और फिर इसीलिए वो भी अपनी भतीजी की शादी में चला जाता है जहां पर पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ही हम दो सीन को देखते हैं जहां पर पहले सीन में तो पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है, लेकिन वहीं दूसरे सीन के अंदर हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और छोटे भाई के बेटे दोनों की चिता को जला रहा होता और उनका फ्यूनरल सेलिब्रेट करना होता है। लेकिन दोस्तों यहीं पर हमें नोटिस करते हैं कि प्रताप रेड्डी और पुष्पा दोनों के लिए फूलों के गुलदस्ते आते हैं और उन दोनों गुलदस्तों के अंदर एक जैसी बॉम्ब रखे होते हैं यानी कि एक ही आदमी ने उन दोनों में बॉम्ब डाले होते हैं और अगले सीन में हमें वह आदमी दिखता है जिसमें उन दोनों में बॉम्ब डाले और वैसे यहाँ पर है, इसका चेहरा तो नहीं दिखता है मगर वो इस टाइम काफी दूर ऊंचाई पर खड़ा होता है और वह यहाँ से एक ही बार में बटन दबाकर दोनों बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। और दोस्तों फिर इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है और मूवी खत्म होते होते हमें पुष्पा 3 का पोस्टर दिखता है यानी कि 2 के बाद पुष्पा 3 भी आएगी जिसका नाम होगा पुष्पा 3 रैम्पेज। दोस्तों से पुष्पा 3 के अंदर हमें पता लगेगा कि आखिर ये इंसान कौन है जिसकी पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों से दुश्मनी है और क्या आखिरकार इसने हमले से उन दोनों को इस आदमी ने मार दिया है या फिर वह दोनों अभी भी जिंदा है। दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। पुष्पा 3 आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में पुष्पा या फिर अल्लू अर्जुन लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।